मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सूरज को गांव की याद कभी नहीं आती थी। ये कोई शिकायत नहीं थी, बस एक हकीकत थी। जिस तरह शहर में रहते रहते आदमी भूल जाता है कि मिट्टी की एक खुशबू भी होती है, ठीक उसी तरह सूरज भूल गया था कि कभी उसका एक गांव भी था, एक घर था, एक बाग था। बाप की मौत की खबर जब आई तो सूरज उस वक्त एक मीटिंग में था। फोन साइलेंट था। जब उसने स्क्रीन देखी तो 7 मिस्ड कॉल थे, 2 चाचा के, 3 किसी अनजान नंबर के और 2 उसकी माँ के। माँ कभी फ़ोन नहीं करती थी। माँ का फ़ोन आना मतलब कुछ टूट गया। बाप चले गए थे, रात को सोए, सुबह उठे नहीं। क्रियाक्रम हुआ, लोग आए गए, सूरज ने सब देखा, एक अजीब सी दूरी के साथ, जैसे वो खुद वहाँ नहीं था, बस उसका शरीर था। शहर में इतने साल रहने के बाद आदमी यही सीखता है, भावनाओं को भी मैनेज करना। 10वें दिन जब सब बिखर गए तो बचा क्या? एक पुराना मकान जो अब माँ के नाम था, और वो बाग, आम का बाग, 5 बीघे ज़मीन, गांव के पूरब में, एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी के आखिर में। बाप ने जिंदगी भर उस बाग की देखभाल की थी। खुद पानी दिया, खुद पत्ते साफ किए, खुद हर पेड़ को नाम से जानते थे। मगर बाप के जाने के बाद पिछले 2 सालों से बाग ऐसे ही पड़ा था। सूरज शहर में था, माँ बूढ़ी थी, बाग की देख रेख कौन करता? सूरज ने हिसाब लगाया, 5 बीघे ज़मीन, गांव के पास नई सड़क बन रही थी, ज़मीन के दाम चढ़ रहे थे। एक रियल एस्टेट वाले से बात की थी, अच्छे पैसे मिल सकते थे, बेच देना ही ठीक था। ये बात जब फिरोज काका को पता चली तो वो सूरज के पास आए। फिरोज काका गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग लोगों में से एक, 70 पार कर चुके थे, मगर रीढ़ अभी भी सीधी थी। आंखों में एक अजीब किस्म की गहराई थी, उस तरह की जो बहुत कुछ देख चुकी हो, जो बहुत कुछ अभी भी छुपाए बैठी हो। वो सूरज के चाचा के घर आए, जहां सूरज ठहरा था, बैठे, चाय पी और फिर बोले कि बाग मत बेचो। सूरज ने वजह पूछी। फिरोज काका ने कहा, बस मत बेचो। ये कोई जवाब नहीं था। सूरज ने फिर पूछा। काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर इतना ही बोले कि उस बाग में कुछ चीज़ें हैं जो बिकती नहीं। सूरज ने सोचा, बुजुर्गों की बात, गांव की भावुकता, पुराने लोग ज़मीन को जान की तरह समझते हैं। उसने काका को समझाने की कोशिश की, अच्छे से बात की, मगर उनका फैसला नहीं बदला। फिरोज काका उठे, जाते जाते दरवाजे पर रुके और बिना पीछे मुड़े बोले, रात को उस बाग में मत जाना। सूरज ने उस बात को हंसकर टाल दिया। वो रात जुलाई की एक उमस भरी रात थी। दिन भर आसमान में बादल घुमड़ते रहे थे। शाम को हल्की बारिश हुई, उस तरह की बारिश जो मिट्टी को भिगोती है मगर हवा को ठंडा नहीं करती। उमस और बढ़ जाती है, सांस लेने में एक अजीब सी भारीपन आ जाती है। सूरज रात को लगभग 10 बजे चाचा के घर से निकला।
उसे नींद नहीं आ रही थी। शहर में वो रात को देर से सोता था। लैपटॉप, फोन, नेटफ्लिक्स, और गांव में सब 9 बजे सो जाते थे और सूरज छत पर करवटें बदलता रहता। उसने सोचा चलो बाग देख आते हैं। दिन में एक बार जाना था, हुआ नहीं। कल रियल एस्टेट वाले को फोटो भी भेजने थे। टॉर्च ली, छाता लिया और निकल पड़ा। गांव रात को अजीब हो जाता है। ये बात शहरी आदमी को पता नहीं होती। शहर में रात को भी रोशनी होती है। स्ट्रीट लाइट, दुकानों के साइन बोर्ड, गाड़ियों की हेडलाइट। रात कभी पूरी तरह काली नहीं होती शहर में, मगर गांव में, असली गांव में रात एक अलग ही चीज़ होती है। अंधेरा इतना गहरा होता है कि लगता है ज़मीन और आसमान एक हो गए हों। सिर्फ टॉर्च की रोशनी का एक छोटा सा गोला होता है और उसके इर्द गिर्द बस काला। सूरज पगडंडी पर चल रहा था। बारिश के बाद मिट्टी गीली थी, जूते धंस रहे थे। झिंगुरों की आवाज़ इतनी तेज हो गई थी कि पहले अजीब लगी, फिर आदत हो गई। दूर कहीं एक कुत्ता रोया, उस लंबी खींची हुई आवाज़ में जो रात को और भी लंबी लग जाती है। बाग का दरवाज़ा, अगर उसे दरवाज़ा कहा जाए, एक पुरानी लकड़ी की चौखट थी जिसमें साल भर से कोई नहीं आया था। जंग खाई हुई सांकल थी। सूरज ने उसे खोला। एक तेज चरमराहट हुई, उस किस्म की जो सुनसान जगहों में और भी तेज लगती है। वो अंदर दाखिल हुआ। बाग के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, ठंडक। बाहर उमस थी, मगर बाग के अंदर हवा ठंडी थी। नहीं, ठंडी नहीं, बल्कि किसी और तरह की, एक दबी हुई ठंड, जैसे किसी बंद कमरे को खोलो जिसमें सालों से धूप नहीं पड़ी। आम के पेड़ घने थे, पुराने थे। उनकी टहनियाँ इतनी फैली हुई थी कि ऊपर आसमान दिखना मुश्किल था। बादलों भरी रात में वैसे भी तारे नहीं थे। बाग के अंदर टॉर्च की रोशनी में जो दिखता था वो था पेड़ों के तने, उनकी जड़ें जो ज़मीन से बाहर निकल आई थी, और नीचे गीली घास। सूरज ने फ़ोन निकाला, फ़ोटो लेने लगा। कुछ खींचा नहीं, रात में फ़ोटो ऐसे नहीं आते हैं। उसने टॉर्च की रोशनी डालकर कोशिश की, कुछ धुंधले से फ़ोटो आए। उसने सोचा सुबह आना ठीक रहेगा। वो वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसने देखा बाग के एक कोने में, जहाँ सबसे पुराने पेड़ थे, एक रोशनी थी, हल्की पीली कांपती हुई। पहले उसने सोचा शायद कोई जुगनू, मगर नहीं, ये रोशनी एक जगह थी, कांप रहे थे मगर हिल नहीं रहे थे, दिए जैसी। गांव में कोई रात को बाग में दिया जलाने क्यों आएगा? सूरज का पहला ख्याल ये था कि शायद कोई गांव वाला है, कोई रखवाली करने वाला, या कोई जो किसी काम से आया हो। उसने टॉर्च बुझाई और उस रोशनी की तरफ चलने लगा। मिट्टी गीली थी, उसके कदमों की आवाज़ नहीं हो रही थी। नर्म ज़मीन पर जूते बिना शोर किए धंसते थे। झिंगुर अभी भी बोल रहे थे। वो करीब पहुंचा और रुक गया। वहाँ कोई नहीं था। दिया था, एक मिट्टी का दिया, बाग की सबसे पुरानी पेड़ की जड़ के पास रखा हुआ। जल रहा था, ताज़ा जल रहा था। बाती नहीं लग रही थी, तेल भरा था, मगर आसपास कोई नहीं था। सूरज ने टॉर्च चलाई और इर्द गिर्द देखा। कोई पैरों के निशान नहीं गीली मिट्टी पर, जिस पर
उसके अपने जूतों के निशान साफ दिख रहे थे, कोई और निशान नहीं था। उसने दिए को गौर से देखा। दिए के पास कुछ फूल रखे थे, गेंदे के, ताजे, अभी अभी रखे हुए से लगते थे। सुराज के गले में एक अजीब सी सूखापन आ गई। उसने थूक निकला। तभी उसे एहसास हुआ कि झींगुरों की आवाज़ बंद हो गई है। ये बात शायद शहरी आदमी को छोटी लगे, मगर जो जंगल और खेतों के पास रहे हों वो जानते हैं झींगुर अचानक चुप नहीं होते हैं। वो तब चुप होते हैं जब उन्हें कुछ महसूस होता है, कोई बड़ी हलचल, कोई मौजूदगी। बाग में अचानक एक गहरी खामोशी थी। सुराज ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं। उसने खुद को समझाया, बेवकूफ़ी है, कोई नहीं है यहाँ, ये सब बस इत्तेफाक है। मगर तभी उसने एक आवाज़ सुनी, पत्तों की सरसराहट। हवा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उमस भरी रात में हवा का एक झोंका भी नहीं था। फिर भी उसके ठीक पीछे के पेड़ की टहनियाँ हिल रही थीं। सुराज ने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के तने के पीछे कुछ था, या यूं कहें कोई था। एक साया, गहरे अंधेरे में, टॉर्च की रोशनी से ऐन परे एक शक्ल जो पूरी तरह दिखाई नहीं पड़ रहे थे, धुंधली, मगर वहां थे, लंबी, बहुत लंबी। सुराज का दिल एक पल के लिए रुका। उसे लगा शायद ये उसका वहम है। आंखें धोखा दे रही हैं अंधेरे में। उसने टॉर्च एक तरफ घुमाई। तने के पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़, सिर्फ अंधेरा। मगर जमीन पर, गीली मिट्टी पर एक पैर का निशान था। एक, बस एक, दाईं तरफ का, जैसे कोई एक पैर पर खड़ा था। बड़ा निशान, किसी बड़े आदमी का या किसी और चीज का। बाईं तरफ का कोई निशान नहीं। उस रात सुराज भागा नहीं। ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि जो लोग डरते हैं वो पहले जम जाते हैं। भागना बाद में होता है। पहले एक ऐसा लम्हा आता है जब पूरा जिस्म पत्थर हो जाता है, सांस रुक जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। सुराज के साथ वही हुआ। वो खड़ा रहा। टॉर्च उसके हाथ में कांप रही थी, रोशनी कांप रही थी, साए कांप रहे थे। और फिर उसने सुना, बिल्कुल उसके कान के पास, इतने करीब कि गर्म सांस लगी। एक आवाज़, फुसफुसाहट। शब्द नहीं थे, याद थे, मगर वो समझ नहीं पाया। एक पुरानी भाषा जैसा कुछ, या सिर्फ हवा जो कहीं से आई और कान के पास गुजरी। मगर वो गर्मी थी, सांस की गर्मी। उसके बाद जो हुआ उसे सुराज कभी ठीक से बयां नहीं कर पाया। वो किसी तरह बाग से बाहर निकला। दरवाज़ा कब खुला, पगडंडी कब पार हुई, गांव कब दिखा, उसे कुछ याद नहीं। बस अगला जो याद था वो ये था कि वो चाचा के घर की दहलीज पर खड़ा था। पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए, दाईं तरफ का जूता गायब, हाथ खाली था, टॉर्च कहीं छूट गई थी। वो गिर गया था रास्ते में, या शायद हुआ था, मगर उसे याद नहीं। चाचा ने देखा और घबरा गए। सुराज का चेहरा सफ़ेद था। अगली सुबह फिरोज काका आए, जैसे उन्हें पहले से पता हो। वो सुराज के सामने बैठे और चाय की चुस्की लेते हुए बिना किसी तारुफ के बोलने लगे। और सुराज ने पहली बार उस बाग की असली कहानी सुनी। ये बात आज से कोई 70-75 साल पुरानी है, आज़ादी से पहले की। उस वक्त
ये पूरी जमीन किसी और की थी। एक जमींदार थे, नाम था भगत सिंह त्रिपाठी। बड़े रसूखदार, कई गांवों की जमीन उनके नाम थी। सुराज के परदादा उनके यहाँ काम करते थे, हलवाहे थे, जमीन जोतते थे, मगर जमीन उनकी नहीं थी। बाग वाली जमीन पर उस वक्त एक कुआं था, पुराना कुआं, पत्थर का बना हुआ, कई 100 साल पुराना। गांव में कहते थे कि यह कुआं मुगल जमाने का है। पानी मीठा था, इतना मीठा कि आसपास के गांव भी यहाँ से पानी भरने आते थे। उस कुएं के पास एक झाड़ रहती थी। झाड़ यानी गांव की भाषा में एक ऐसी जगह जहाँ कुछ अलौकिक रहता है। हर पुराने गांव में एक तो ऐसी जगह होती है, पुराना पेड़, पुरानी कब्र, पुराना कुआं। लोग वहाँ से दूरी रखते हैं, सूरज ढलने के बाद नहीं जाते हैं। मगर भगत सिंह त्रिपाठी को ये सब नहीं मानना था। उन्होंने उस कुएं को बंद करवाने का फैसला किया। नई सड़क बन रहे थे, उन्हें जमीन चाहिए थी। कुआं रास्ते में था। गांव वालों ने मना किया, बुजुर्गों ने मना किया, जमींदार ने नहीं माना। एक रात उसने अपने आदमियों को भेजा, कुएं को पाटने का काम शुरू किया। उस रात के बाद से जमींदार को नींद नहीं आई। ये बात उनके खास नौकर ने बाद में बताई। त्रिपाठी जी रात को चीखते थे, कहते थे कोई उनके कमरे में आता है, कोई जिसका चेहरा नहीं, बस एक लंबा साया। 3 हफ्ते के अंदर भगत सिंह त्रिपाठी की मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं थी, बस एक सुबह उठे नहीं। उनके बाद उनके बेटे ने जमींदारी संभाली। बेटा ज्यादा होशियार था। उसने गांव के पंडित और मौलवी दोनों को बुलाया, हिंदू भी मुसलमान भी। दोनों ने एक ही बात कही, कुआं खुलवाओ। कुआं खुलवाया गया, मगर उसमें से जो निकला वो पानी नहीं था, कंकाल था। एक नहीं 3 कंकाल, जिनकी हड्डियां इस तरह उलझी हुई थी जैसे 3 लोग एक साथ कुएं में गिरे हों। गांव वाले कहते थे उन्हें धकेला गया था, किसी पुरानी दुश्मनी में, किसी पुरानी सियासत में। किसने धकेला ये आज भी नहीं पता चला। पंडित मौलवी ने क्रिया की, कुएं को फिर से बंद किया। इस बार इज्जत के साथ, रीति के साथ। ऊपर एक छोटी सी जगह बनाई गई, एक किस्म की कब्र, एक किस्म का स्मारक। और उस जगह के आसपास उस जमींदार के बेटे ने पछतावे में या शायद डर में आम के पेड़ लगवाए। ये बाग इस तरह से बना था। सुराज के परदादा को वो जमीन बाद में मिली, आज़ादी के बाद, भूमि सुधार कानून में। मगर जब मिली तो साथ में वो सब भी मिला जो उस जमीन पर था। परदादा जानते थे, बाप जानते थे, इसलिए बाप ने ताजिंदगी उस बाग की देखभाल की। हर साल उस कुएं की जगह पर दिया जलाया, गेंदे के फूल रखें, ये उनका समझौता था। उस जगह से, उन 3 रूहों से। जब तक बाप था ये सिलसिला था। फिरोज काका ने ये बात सुराज के बाप से ही सुनी थी, बहुत साल पहले। एक रात जब दोनों बाग में बैठे थे और बाग में दिया जला रहे थे, और जब से बाप गए थे 2 साल से वो दिया नहीं जला था, तो वो रात की रोशनी, वो दिया जो सुराज ने देखा था, वो कौन जला गया था। फिरोज काका ने ये सवाल नहीं पूछा, सुराज ने भी नहीं पूछा। कुछ सवाल होते हैं जिनका जवाब नहीं मांगा जाता। सुराज उस दिन शाम को बाग में गया, दिन में, धूप में, अकेला नहीं बल्कि फिरोज काका के साथ।
वो उस कोने में गया जहां रात को दिया था। दिया वहां था, बुझा हुआ मगर था, और गेंदे के फूल भी थोड़े मुरझाए हुए मगर थे। काका ने एक नई बाती डाली, तेल डाला, दिया जलाया। दोनों चुप खड़े रहे। झिंगुर बोल रहे थे। दूर कहीं कोयल थी। हवा थी हल्की मगर थी। सूरज ने बाग नहीं बेचा। ये फैसला किसी डर की वजह से नहीं था, या कम से कम वो ऐसा मानना नहीं चाहता था। उसने सोचा बाप की अमानत थी, रहने दो। वो शहर लौट गया, मगर उसने एक काम किया। जाने से पहले गांव के एक लड़के को रखा थोड़े पैसे देकर कि हर महीने उस बाग में जाए, उस कोने में दिया जलाए, फूल रखे, बस इतना। कभी कभी सूरज रात को जागता है शहर के अपने फ्लैट में, बंद खिड़कियों के पीछे एसी की हवा में, और उसे लगता है कि उसके कमरे में किसी की सांस है। वो उठकर पानी पीता है, लाइट जलाता है। कमरे में कोई नहीं होता, मगर खिड़की के बाहर जब वो देखता है, उसे कभी कभी लगता है जैसे दूर, बहुत दूर, किसी पेड़ की ओट से एक पीली सी रोशनी कांप रही थी, दिए जैसी। फिरोज काका पिछले साल गुजर गए। जाने से पहले एक दिन पहले उन्होंने सूरज को फोन किया, खुद पहली बार। बूढ़ी आवाज थी, कांपती हुई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दिया मत बंद करना, और फोन रख दिया। आम का बाग आज भी है, 5 बीघे गांव के पूरब में। हर महीने एक लड़का जाता है, दिया जलाता है, फूल रखता है, और बाग में आम आज भी लगते हैं हर साल, बिना किसी देखभाल के, मीठे, बहुत मीठे, जैसे कोई उनका ख्याल रखता हो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। भोलाराम के हाथों की लकीरें इतनी गहरी थीं कि उनमें सीमेंट की धूल स्थायी रूप से बस गई थी। उंगलियां कुछ टेढ़ी हो गई थी बरसों की मेहनत से, और दाहिने कंधे पर एक पुरानी चोट थी जो ठंड बढ़ने पर बोलने लगती थी। वो 35 का था, मगर चेहरे पर 45 के निशान थे। ऐसा होता है उन लोगों के साथ जो जमीन पर काम करते हैं और आसमान कभी नहीं देखते हैं। उस दिन वो शहर के बाहरी छोर पर बन रहे एक 2 मंजिला मकान पर था। मकान कोई दिल्ली वाला था जो महीने में एक बार आता था, इधर उधर देखता, कुछ बड़बड़ाता और चला जाता। काम ठेकेदार सुरेश भाई देखता था, एक मोटा आदमी जिसके पास बोलने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता था और करने के लिए कुछ नहीं। मौसम बदल रहा था। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था और शाम को हवा में एक अजीब सी नमी आ जाती थी जो कपड़ों के अंदर तक घुस जाती थी। भोलाराम ने उस दिन दोपहर की रोटी एक अधबनी दीवार के साए में खाई थी। 2 मोटी रोटियां, थोड़ा अचार और पानी की बोतल जो धूप में गर्म हो गई थी। यही उसकी दुनिया थी। वो आदमी काम की जगह पर पहली बार उस मंगलवार को दिखा था। भोलाराम बाहरी दीवार पर प्लास्टर कर रहा था जब उसने देखा कि एक आदमी साइड के पीछे की तरफ से आया और ठेकेदार से कुछ बात की। ठेकेदार ने उसकी तरफ इशारा किया। आदमी उसके पास आया। वो उम्र में भोलाराम से थोड़ा बड़ा लगता था, 40 के करीब।
गहरे सांवले रंग का, दुबला पतला। उसकी आंखें थोड़ी अंदर धसी हुई थी और उसके हाथ। भोला राम ने गौर किया, उसके हाथों पर कोई मेहनत के निशान नहीं थे। कोई भी मजदूर इतने साफ हाथों वाला नहीं होता। उसने अपना नाम बताया, रघु। बातें सामान्य तरीके से शुरू हुई। कहाँ से हो, कब से यहाँ काम कर रहे हो, कितना मिलता है। भोला राम ने सब बता दिया। ऐसे ही होता है, अकेलेपन में आदमी जल्द बोलने लगता है। रघु ने बताया कि वो भी मजदूरी करता है, मगर किसी और साइट पर, शहर से बस 10-12 किलोमीटर दूर, एक पुरानी कॉलोनी के पास। वहाँ कुछ पुरानी इमारतें थीं जिन्हें तोड़कर नई बनानी थी। काम बड़ा था और आदमी कम थे। उसने कहा कि अगर भोला राम चाहे तो वो उसे वहाँ काम पर लगवा सकता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ये सुनकर भोला राम के कान खड़े हो गए, मगर फिर रघु ने जो बात बताई वो थोड़ी अजीब थी। काम सिर्फ रात को होता है। भोला राम ने सोचा, ये शायद गर्मी की वजह से हो या फिर कोई नगर पालिका का मसला हो। दिन में काम करने पर रोक वगैरह ऐसा कभी कभी होता है। मगर रघु ने जब ये बताया तो उसकी आंखें एक पल के लिए किसी और तरफ देख रही थी। ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बस कहीं और। भोला राम ने पूछा, रात को क्यों, कोई दिक्कत है क्या? रघु ने कुछ कहा नहीं, बस मालिक की यही शर्त है, इतना कहा। भोला राम ने उस रात अपनी पत्नी सुमित्रा से इस बारे में बात की। वो एक छोटे कमरे में रहते थे, शहर के उस हिस्से में जहां मकान एक दूसरे से इतने चिपके होते हैं कि पड़ोसी के घर की बातें रोज सुनाई देती हैं। सुमित्रा को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि रात का काम ठीक नहीं होता। भोला राम ने कहा कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यही वो जुमला था जो उनके घर में हर बहस का अंत कर देता था। अगले दिन उसने रघु को हाँ कर दी। उस रात रघु उसे अपने साथ ले गया। रास्ता वैसा ही था जैसा उसने बताया था। शहर की रोशनियां पीछे छूटती गईं और सड़क पतली होती गई। दोनों तरफ जंगल नहीं था, बस खाली जमीन थी, बंजर। कभी कभी कोई टूटा हुआ बिजली का खंभा दिखता जिस पर तार नहीं थे। 10 मिनट की पैदल चाल के बाद वो एक पुरानी कॉलोनी के दरवाजे पर पहुंचे। कॉलोनी का नाम गेट पर लिखा था, सुभाष नगर कॉलोनी, स्थापना 1974। पेंट उखड़ चुका था मगर अक्षर पढ़े जा रहे थे। अंदर कुल जमा 5-6 मकान थे, सब खाली। कुछ की दीवारें आधी गिरी हुई थी, कुछ की छतें झुकी हुई थी। एक मकान के दरवाजे पर अभी एक पुराना ताला लटका था, जंग खाया हुआ, और कुछ मजदूर पहले से वहां थे, 3 या 4। भोला राम ने उनसे बात करने की कोशिश की मगर वो लोग ज्यादा बोलते नहीं थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी थकान थी। वो थकान नहीं जो काम के बाद आती है, वो थकान जो नींद ना आने से आती है। रघु ने भोला राम को एक फावड़ा और एक बड़ी टॉर्च दी। काम ये था कि पुराने मकानों के अंदर जाना और फर्श तोड़ना। जमीन के नीचे पुरानी नींव की ईंटें निकालनी थी। ठेकेदार को ईंटें चाहिए थी। पुरानी ईंटें बाजार में अच्छे दाम पर बिकती हैं। काम सुनकर मामूली लगा मगर जैसे ही भोला राम पहले मकान के अंदर घुसा, कुछ अजीब लगा। मकान के अंदर एक तरह की गंध थी
ये सीलन की गंध नहीं थी जो पुरानी इमारतों में होती है। ये कुछ और था, भारी, दबी हुई, जैसे किसी चीज को जमीन के नीचे बहुत देर से दबा कर रखा गया हो। भोलाराम ने टॉर्च चलाई। एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर पुराने पोस्टर थे जो आधे गिर चुके थे। एक कोने में एक टूटी हुई चारपाई थी और फर्श पर कुछ निशान थे। पहले उसने सोचा कि ये रंग होगा या जंग, मगर टॉर्च की रोशनी में निशान गहरे भूरे रंग के थे और वो सिर्फ एक जगह नहीं थे, वो एक लाइन में थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। भोलाराम ने एक पल रुक कर देखा, फिर उसने मन को दूसरी तरफ मोड़ा। शायद कोई जानवर मरा होगा, पुराने मकानों में ऐसा होता है। उसने फावड़ा उठाया और काम शुरू किया। रात के करीब 11 बजे एक अजीब बात हुई। दूसरे मकान में काम कर रहे एक मजदूर ने, जिसका नाम भोलाराम को बाद में पता चला कि धनिया था, अचानक काम बंद कर दिया और बाहर आ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। भोलाराम बाहर निकला और उससे पूछा कि क्या हुआ। धनिया ने कुछ नहीं बोला, बस हाथ से इशारा किया, अंदर मत जाओ। भोलाराम अंदर गया। उस मकान का फर्श पहले से आधा टूटा हुआ था। किसी ने पहले भी खुदाई की थी यहाँ। जमीन के नीचे मिट्टी थी, मगर कुछ इंच नीचे फावड़ा किसी चीज से टकराया था। धनिया ने जो देखा था वो हड्डियां थी, छोटी छोटी हड्डियां, इंसानी। भोलाराम की सांसें उस वक्त थम गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था ये पुराना कब्रिस्तान हो सकता था। ऐसा हो सकता है पुरानी कॉलोनियों में कभी कभी ऐसी चीजें निकलती हैं, मगर फिर उसे वो निशान याद आए जो उसने पहले मकान में देखे थे, घसीटने के निशान। उसने रघु को ढूंढा। रघु उस वक्त कॉलोनी के बाहरी हिस्से में खड़ा था, फोन पर बात कर रहा था। भोलाराम ने पास जाकर बताया। रघु का रिएक्शन अजीब था। वो चौंका नहीं, उसने बस इतना कहा, हाँ मालूम है, कभी कभी निकलती हैं, छोड़ो काम करो। भोलाराम ने उसे ध्यान से देखा। रघु की आंखें अब भी वैसी ही थीं, कहीं और देखती हुई। अगले दिन भोलाराम ने उस कॉलोनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। पास के चाय के ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी मिला, राम सहाय। वो उस इलाके में 20 साल से था। राम सहाय ने जो बताया वो भोलाराम की नींद उड़ा ले गया। सुभाष नगर कॉलोनी 1974 में बनी थी। वहाँ कुछ परिवार रहते थे, सरकारी कर्मचारी, छोटे दुकानदार, सब ठीक था जब तक 1987 नहीं आया। 1987 में उस कॉलोनी से कुछ लोग गायब होने लगे। पहले एक बूढ़ी औरत, फिर एक बच्चा, फिर एक आदमी जो रात को दुकान बंद करके घर आ रहा था। पुलिस आई, छानबीन हुई, मगर कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि जानवर ने मार दिया। उस वक्त बाहरी इलाकों में ऐसे किस्से आम थे, मगर धीरे धीरे कॉलोनी खाली होती गई। 1991 तक सब चले गए। राम सहाय ने धीमी आवाज करके बताया, सुना था कि वहां एक आदमी था, कोई बाहरी। वो कभी कभी रात को कॉलोनी में आता था। कोई नहीं जानता कि वो कौन था, कहाँ से आता था, बस आता था और जाता था। भोलाराम ने पूछा, फिर क्या हुआ उस आदमी का? राम सहाय ने एक पल रुक कर कहा,
कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वो भी गायब हो गया, कुछ लोग कहते हैं वो अभी भी है। उस रात भोला राम वापस नहीं जाना चाहता था, मगर पैसे मिल चुके थे आधे, बाकी काम पूरा होने पर मिलने थे। और घर पर सुमित्रा थी जिसने महीनों से नई साड़ी नहीं खरीदी थी। वो गया। उस रात कुछ अलग था। बाकी मजदूर कम थे, सिर्फ 2। धनिया नहीं आया था। रघु थोड़ी देर के लिए था और फिर कहीं चला गया। भोला राम ने तीसरे मकान में काम शुरू किया। ये मकान बाकी से थोड़ा बड़ा था। 2 कमरे थे। पिछले कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जो किसी ने जाते वक्त छोड़ दी थी। उसका एक दरवाज़ा टूटा हुआ था और वो खुलता बंद होता था जब हवा आती थी। भोला राम ने फावड़ा उठाया और फर्श पर मारा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फावड़ा किसी चीज में धंस गया और एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई खोखली जगह हो नीचे। उसने टॉर्च नीचे की तरफ की। जमीन के नीचे एक जगह थी, एक छोटी सी जगह जितने में एक आदमी बैठ सके, और उस जगह में कपड़े थे, पुराने कपड़े, एक बच्चे के कपड़े, और उन कपड़ों के साथ एक छोटी सी चप्पल थी। भोला राम को उस वक्त जो महसूस हुआ उसे वो बाद में किसी को बता नहीं पाया। वो डर नहीं था, ठीक से। डर में एक तरह की हरकत होती है, दिल तेज धड़कता है, पांव भागना चाहते हैं। ये कुछ और था, एक तरह का ठंडा सन्नाटा जो अंदर से आता है। उसने पीछे देखा, कमरे में कोई नहीं था, मगर वो अलमारी जिसका टूटा दरवाज़ा हवा में खुलता बंद होता था अभी भी बंद थे और हवा नहीं थे। भोला राम धीरे धीरे उठा। उसने टॉर्च अलमारी की तरफ की। अलमारी का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था, अंदर से। किसी ने उसे अंदर से थाम रखा था। भोला राम वहाँ से निकल गया। दौड़ा नहीं, दौड़ने की हिम्मत नहीं थी। पाँव उठ नहीं रहे थे, मगर जितनी तेजी से वो चल सकता था वो चला। बाहर आकर उसने पाया कि बाकी दोनों मजदूर भी वहाँ नहीं थे। वो लोग कब चले गए उसे पता नहीं चला। रघु भी नहीं था, सिर्फ भोला राम था उस टूटी हुई कॉलोनी में रात के 1:30 बजे। वो घर वापस आया। सुमित्रा उठी, उसका चेहरा देखकर घबरा गई। उसने पूछा कि क्या हुआ। भोला राम ने कहा, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। वो रात भर सोया नहीं। अगले दिन उसने रघु को ढूंढने की कोशिश की। जिस जगह रघु ने उसे पहली बार मिला था वो वापस गया। ठेकेदार सुरेश भाई से पूछा। सुरेश भाई ने कहा, कौन रघु? यहाँ कोई रघु नाम का आदमी कभी आया ही नहीं। भोला राम ने कहा कि उसने खुद देखा था। सुरेश भाई ने उस आदमी से बात की थी। सुरेश भाई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, उस दिन एक आदमी आया था, मगर वो किसी और काम के लिए पूछ रहा था। मैंने तुम्हारी तरफ इशारा नहीं किया था, मैंने कहा था कि आगे जाओ। भोला राम 1 हफ्ते बाद उस जगह वापस गया। दिन में राम सहाय को साथ ले गया। तीसरे मकान में गए। फर्श में वो जगह अभी भी खुली थी जहां भोला राम ने फावड़ा मारा था। बच्चे के कपड़े और चप्पल अभी भी वहां पड़े थे। राम सहाय ने देखा और उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, ये चप्पल? भोला राम ने पूछा, क्या है इसमें? राम सहाय ने कहा,
1987 में जो बच्चा गायब हुआ था, उसकी मां ने बताया था कि उस दिन उसने लाल चप्पल पहनी थी। ये चप्पल लाल थी, फीकी, पुरानी, मगर लाल। पुलिस में रिपोर्ट हुई। कुछ हफ्ते बाद उस कॉलोनी की जमीन की जांच की गई। उस एक मकान में नहीं, पूरी कॉलोनी में 7 जगहों पर हड्डियां मिली, इंसानी। जांच में जो सामने आया वो किसी फिल्म की कहानी नहीं थी। 1987 से 1991 के बीच उस कॉलोनी में एक आदमी आता जाता था। स्थानीय लोग उसे जानते थे। एक काम धंधे वाला आदमी, मजदूरी करता था। कभी कभी छोटे मोटे काम के लिए कॉलोनी में आता था। किसी को कोई शक नहीं था। उसका नाम था रघुवीर। रघु। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। रघुवीर 1992 में एक दुर्घटना में मर गया था, एक निर्माण स्थल पर। रात के वक्त किसी इमारत की छत गिरने से। जो आदमी भोलाराम से मिला था, जिसने उसे उस कॉलोनी में बुलाया था, जिसके हाथों पर मेहनत के कोई निशान नहीं थे, वो 1992 में मर चुका था। भोलाराम ने काम छोड़ दिया, दोनों साइडें। कुछ महीने वो घर पर पड़ा रहा। सुमित्रा कुछ नहीं बोली। बाद में उसने एक दुकान पर काम शुरू किया, दिन में, शहर के बीचों बीच, लोगों के बीच। रात को वो कभी बाहर नहीं निकला, कभी नहीं। एक बात और, जांच के दौरान पुलिस को उस पिछले कमरे की अलमारी की भी जांच करनी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ नहीं था, मगर अलमारी के फर्श पर धूल में एक इंसानी हाथ का निशान था, ताज़ा, जैसे किसी ने अभी अभी उसे अंदर से थामा हो। कुछ जगहें सिर्फ मरती नहीं, वो इंतज़ार करती हैं। और कुछ लोग सिर्फ गायब नहीं होते, वो वापस आते हैं। किस शक्ल में, वो ये खुद तय करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इन कहानियों के बारे में मैं भी आपकी राय सुनना बेहद पसंद करूँगा। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।